नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 के विषय में। राजनीति विज्ञान का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान। तो इस अध्याय में हमें जानने का मौका मिलेगा कि भारतीय संविधान क्या है और संविधान क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे और जितनी भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं और फैक्ट्स हैं वो हमें इस अध्याय में जानने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि फुटबॉल का एक उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे, उससे अपनी बात को शुरू करेंगे और हम में से ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो इस खेल के विषय में जानते भी हैं, या तो हमने कहीं ना कहीं इस खेल को सुना है, इसके विषय में इसको देखा है खेलते हुए टीवी में, फिल्मों में, अथवा हमने खुद ने भी इसको खेला है ना। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह जो खेल है यह पैरों से संबंधित है, क्योंकि इसका नाम ही है फुटबॉल, है ना। और दोस्तों, इस खेल का एक नियम होता है। वो नियम क्या है कि इस खेल में जो गोलकीपर होता है ना, उसके अलावा और कोई भी खिलाड़ी जो इस खेल को खेल रहा है वह गेंद को अपने पैरों के अलावा बाँह से नहीं छू सकता। ठीक है ना, पैर से ही छूना है, बाँह से नहीं छुआ जाएगा। और अगर कोई खिलाड़ी बाँह से गेंद को छू लेता है या उसकी बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल मान लिया जाता है या इसे गलत मान लिया जाता है। तो दोस्तों, कहने का क्या मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लग जाएं तो उस खेल को फिर फुटबॉल नहीं माना जाएगा, क्योंकि फुटबॉल कब होगा जब उसे सिर्फ पैरों से खेला जाए, है ना। दोस्तों, इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में सहायता मिलती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि यह एक खेल है जिसके विषय में आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, जिसमें खिलाड़ियों को पैर का उपयोग करना है, बाँह से गेंद को नहीं छू सकते। तो आप कहेंगे कि यह नियम तो फुटबॉल में होता है, तो यह खेल फुटबॉल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, नियमों से भी खेल को हम परिभाषित कर सकते हैं और खेलों के बीच में फ़र्क करने में हमें सहायता मिलती है। अब दोस्तों, इन खेलों की तरह ही हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और इन मूलभूत नियम को हम अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। ठीक है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम होते हैं ना, यही नियम होते हैं जो समाज का स्वरूप तय करते हैं और अलग अलग समाजों के बीच में फ़र्क बताते हैं। अगर हमें दो अलग समाजों के बीच का फ़र्क जानना है तो हमें इन्हीं नियमों को, मूलभूत नियमों का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, बड़े समाजों की अगर हम बात करें तो इनमें कई प्रकार के अलग अलग समुदाय होते हैं जो एक साथ में मिलकर रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर नियमों को हम आम सहमति के ज़रिए तय कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें कि बड़े समाजों की, तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि जो अलग अलग समुदाय वहाँ पर साथ में रह रहे हैं, वहाँ पर आम सहमति के ज़रिए नियमों को तय किया जाता है। दोस्तों, आधुनिक देशों की बात करते हैं। यहाँ पर ना ये जो सहमति है ये आम तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, यानी लिखा हुआ है सब कुछ। और दोस्तों, जिस दस्तावेज़ में, जिस डॉक्यूमेंट में ये नियम लिखे हुए हैं, ये नियम मिलते हैं, उसे संविधान कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या है तो आप सामान्य समझ पर आधारित परिभाषा क्या देंगे कि नियमों की एक किताब आप समझ लीजिए कि संविधान कहलाती है। ठीक है ना। दोस्तों, कक्षा 6 में और कक्षा 7 में हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में भारतीय संविधान पर हमने चर्चा की थी, है ना। सभी वीडियोस इस चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल हमारे भीतर, हमारे मन में पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या फिर क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि संविधान को किस प्रकार से लिखा गया या उसे किसने लिखा था? दोस्तों, यह जो अध्याय है इसमें हम इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषय पर चर्चा करने वाले हैं और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर हम ध्यान देंगे। दोस्तों, ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा, जिन्हें निसंदेह हम इस अध्याय में पढ़ने भी वाले हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि हमें संविधान की ज़रूरत
आखिर क्यों पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में कुछ नियम हैं, है ना। वो नियम क्या है? जैसे आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है, एक सही समय, तय समय पर आपको स्कूल में आना होता है, तय समय में आपके पीरियड्स लगते हैं और तय समय में फिक्स टाइम में आपकी छुट्टी हो जाती है। तो आपको आने जाने में आसानी होती है, स्कूल संचालक को या स्कूलों को चलाने में आसानी होती है, और स्कूल के यही नियम हैं जो हमें विद्यार्थी बनाते हैं, है ना, हमें अनुशासन का महत्व बताते हैं। आप जानते हैं कि सुबह की जो प्रार्थना अक्सर विद्यालयों में होती है, राष्ट्रगान होता है, तो उस समय हमें एक पंक्तिबद्ध करके खड़ा किया जाता है, एक पंक्ति में खड़ा होना होता है, और समान यूनिफॉर्म में हम सभी एक जैसे, एक ही विद्यार्थी की तरह नज़र आते हैं। तो दोस्तों आप इसको समझिए कि जब हमें एक स्कूल को चलाना हो तो हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है, तब तो यह देश है। तो जब हमें एक स्कूल को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता पड़ती है, किसी ऑफिस को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, तो देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और उन नियमों को जिन दस्तावेज में संकलित किया गया है, उस दस्तावेज को ही हम कहते हैं उस देश का संविधान। ठीक है, अब हमने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या किसने लिखा था। तो इसका जिक्र हमने पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत किया था, और इस कक्षा में हमने इतिहास में इसका जिक्र किया है ना, जहाँ पर जिक्र आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो उस संदर्भ में हमने यह जाना था कि किस प्रकार से समितियां बनी थी, और संविधान के विषय में हमने थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी है। इतिहास से जुड़ा हुआ ही यह विषय है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियोस भी देख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पुस्तक के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक बेसिक अवधारणा क्या है इसके पीछे, ये मैंने आपको बताया था। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानकारी जो है इसको मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। दोस्तों यह अध्याय सभी प्रकार की पारीक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा उन मूलभूत प्रश्नों के उत्तरों को जिसकी आवश्यकता हमारे लिए बहुत है, अधिक है। और अगर हमें यह मूलभूत अवधारणाएं समझ में नहीं आएंगी तो फिर हमारे लिए कठिन हो जाएगा राजनीति विज्ञान को समझ पाना। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं, आप सुनिएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में, यानी ऑफिशियल नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों पृष्ठ 2 पर दिए गए इस चित्र को देखिए। इसमें संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है, बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना। और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। दोस्तों 150 साल की अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इस अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं कि देश के लिए संविधान आवश्यक क्यों है। दोस्तों आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास, अधिकतम देशों के पास अपना संविधान है, और आमतौर पर यानी जनरली सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास में उनके अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। इस बात को ध्यान से समझिए। सभी लोकतांत्रिक देशों के पास में अपना संविधान तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिनके पास भी अपना स्वयं का संविधान है
वो सभी देश, सारे के सारे राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, संविधान जो है वो हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला क्या है? यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। सूत्रबद्ध करने का तात्पर्य क्या है कि एक क्रम में उन्हें, नियमों को एक सूत्र में बांधता है, जिनके आधार पर नागरिक जो हैं, यानी हम लोग जो हैं, सिटीजन्स जिन्हें हम कहते हैं, अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दोस्तों, यानी संविधान ही हमें बताएगा कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है ना? दोस्तों, देश के भीतर आमतौर पर कई सारे समुदाय हैं। उनके बीच में कई सारी ऐसी बातें हैं जो समान हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। लेकिन इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित कर लेते हैं मिलीजुली रूप से, जिनकी हमेशा हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस अध्याय को समझ पा रहे हैं, और जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे आपको बातें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, अभी जो हमने बातें करी उनका क्या मतलब है, यह समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर हमें गौर करना है। दोस्तों, दोनों ही घटनाएं जो हैं ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में हमें यह बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत यानी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल दोस्तों एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन था, और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि जो शासन है उसकी सर्वोच्च सत्ता सिर्फ राजा के पास में रहेगी, यानी राजा जो चाहेगा वह वो कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के जो लोग थे वो कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे, और इसी संघर्ष के फलस्वरूप परिणाम से 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें कुछ आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे या लड़ते रहे थे। दोस्तों, इस खबर को मैं आपके सामने रखता हूँ, पढ़ूंगा, शब्दशः पढ़ूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे जब लगेगा कि आपको समझाना है तब मैं आपको वहाँ पर रुककर 2 मिनट समझाऊंगा भी। इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 की बात करें तो इसमें जो संघर्ष हुए उसके बाद लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक अवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। फिर अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के अलग अलग कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 की बात है जब राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी। अब नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौतों पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया, और आखिरकार समय आया अप्रैल 2006 का, जब क्या हुआ कि राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। फिर दोस्तों 2008 में यानी ठीक 2 साल बाद राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य हमने ऊपर के चित्रों में अभी देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह से फुटबॉल के खेल में
नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। और आप समझिए कि यही कारण भी था कि इसी कारण से नेपाल के लोगों ने 2015 में दोस्तों अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। और ऊपर के चित्र के साथ जो छोटा सा अंश दिया है उसमें लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया था। दोस्तों, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। अब नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की जो बागडोर है वो किसके पास होगी? राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। अभी हमने देखा है ना इस बारे में। दोस्तों, जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था को चुना, वहाँ पर निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान है जो बहुत अहम भूमिका अदा करता है। आप बात को समझ रहे हैं ना? लोकतांत्रिक शासन पद्धति या फिर राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ की जो निर्णय प्रक्रिया है ना, उसमें कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को तय करने में संविधान जो है वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करता है। दोस्तों, लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद ही चुनते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं, है ना? आपने अक्सर अपने बड़ों को वोट डालते हुए जाते देखा होगा। और अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तब आप भी वोट डालते हैं या डाल सकते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। और फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है दोस्तों कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में हमें मिल जाता है। दोस्तों, राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है और इसका एक उदाहरण हमें इस नीचे दी गई चित्रकथा पट्ट में देखने को मिलेगा। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और बहुत ही अच्छे से पढ़ूंगा, आप भी अच्छे से सुनिएगा। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? जब आप कक्षा से फिर श्रीमती राव लौट जाती है तो उनसे कहा जाता है कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है ना? दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंडों में दिए गए हैं। दोस्तों, क्या हम कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था, है ना? उस अध्याय में हमें ये बताया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। हमने ये भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का उपयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें। अब नीचे दिए गए चित्रकथा में हमें कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, जैसे बास्केटबॉल। नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है।
हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी कक्षा में ज़्यादा है उनकी संख्या। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। दोस्तों, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पर जो अधिक संख्या थी जिनकी, उनकी बात मान ली गई। दोस्तों, इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यक जो होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उनकी सहमति नहीं होती और उनका हो जाता है नुकसान। दोस्तों, जैसा कि इस चित्रकथा से हमें पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा रहता है और हर समाज में इसमें बना रहेगा। संविधान में दिए गए नियमों से हमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या फिर दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप संविधान के महत्वपूर्ण कार्य को समझ पा रहे हैं, है ना? यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक यानी इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। दोस्तों, या फिर ये एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर दबाना कहा जाता है अंतर सामुदायिक यानी इंटर कम्युनिटी, और एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों का दूसरों को दबा देना, यह कहलाता है अंतः सामुदायिक यानी इंट्रा कम्युनिटी। मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो अभी हम देख रहे हैं वो ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, यह सुनने में ज़रूर अजीब लग रहा है, लेकिन असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत ही तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। दोस्तों, संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को हमें समझने की ज़रूरत होगी। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मम्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो मैं तब शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा। तो अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। दोस्तों, संविधान हमें ऐसे है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। दोस्तों, एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब इस चर्चा से हम समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करते हैं और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह से ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार भी किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का दोस्तों होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमें उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? जब हम किसी परिस्थिति से गुज़रते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि इसके क्या नुकसान हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, और हमें
आगे निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। तो जो औपनिवेशिक शासन था उसमें हमें ये पता चला कि हमें एक लोकतांत्रिक देश चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। तो दोस्तों, यह काम किसी एक आदमी के बस में तो नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 यानी 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भावी संविधान के निर्माण के लिए 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। आप इस चित्र को देखिए। संविधान सभा के सदस्यों के बीच से एकता की एक जबरदस्त भावना हमें देखने को मिलती है और भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चाएं हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। इस चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बनाए गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। दोस्तों, संविधान सभा के ये जो सदस्य थे, इनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और होगी भी। दोस्तों, हमारे देश में कई समुदाय थे, है ना। यह हमने इतिहास में भी पढ़ा है। उनकी ना तो एक भाषा थी, ना धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। एक धर्म नहीं था, एक जैसी संस्कृति नहीं थी और एक भाषा नहीं थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को दोस्तों बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। दोस्तों, उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। दोस्तों, आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख इस किताब में किया गया है और इस अध्याय में इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी चिंताओं को लगातार ध्यान में हमें रखना है, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। और इसे समझने की कोशिश भी करनी है दोस्तों हमें कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। सबसे पहले है संघवाद यानी फेडरलिज्म। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, यानी केंद्रीय, राज्य आदि। थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्र स्तर पर भी है ना। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। इसके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। दोस्तों, कक्षा 7 की किताब में हमने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था और इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। दोस्तों, भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे देश के फैसले सिर्फ कुछ ही लोग ले लें। दोस्तों, इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है।
राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है ना। भाई राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई सवाल है और उस पर राज्य है तो उनको तो बात माननी ही पड़ेगी, केंद्र सरकार जितने भी कानूनों को बनाती है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कार्य क्षेत्र है सबका अपना अलग अलग, उसकी स्पष्टता के लिए संविधान में हमें कुछ सूचियां दी गई हैं जिन्हें पढ़ करके, जिन्हें जान करके हम ये बता सकते हैं कि कौन से विषय पर कौन निर्णय लेगा। समझ रहे हैं आप। और दोस्तों इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की जो सरकारें हैं ना, वो अपने कार्यों के लिए पैसे यानी रुपयों का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं, है ना। और भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों इस जानकारी को समझिए। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का प्रतीक है, द्योतक है, और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। Austin G. 1966, The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation, Clarendon Press, Oxford, Clarendon Press, Oxford, है ना। दोस्तों इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। दूसरा है दोस्तों संघवाद के बाद में संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन पद्धति। दोस्तों सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, अपना लीडर वो खुद चुनते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में हमने कांता की कहानी पढ़ी थी जिसमें वोट डालने के लिए जो कतार में खड़ी होती है। दोस्तों भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है, यानी अब वो इसका उपयोग कर सकते थे। दोस्तों उन्हें ये विश्वास भी था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग, औरत, मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होगी या होती है। दोस्तों इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है ना, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। दोस्तों ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और अधिक विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। इससे पहले इस चित्र को देखिए। संविधान सभा के सदस्यों को डर था, भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लग जाए। इसी आशंका को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। दोस्तों न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ लेंगे। दोस्तों सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। आप समझ गए हैं ना कि यहाँ पर शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हैं वो अलग अलग है ना। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है, ग्रुप है, जिनमें क्या होता है, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का जो लोग काम देखते हैं, तो वो लोग जो कानून को लागू कर रहे हैं, शासन को चला रहे हैं, वे कार्यपालिका में आते हैं। न्यायालय क्या है, उनकी व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हमने इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ना है।
और दोस्तों, सरकार की किसी भी शाखा के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है ना। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से कैसी हैं? अलग हैं, अलग होंगी, इसीलिए हम इसको शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों, शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इसी तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें कि इसका मतलब राज्य सरकारों से बिल्कुल भी नहीं है। जब हम राज्य शब्द का उपयोग करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकारें बदल सकती हैं। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ रहे हैं आप? इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। तो राज्य और सरकार में क्या अंतर है? कानून बनाने वाली और लागू करने वाली सरकार है, लेकिन चुनाव जब होते हैं तो सरकारें तो बदल जाती हैं। लेकिन जब हम राज्य कहते हैं ना, तो हम उस राजनीतिक संस्था की बात करते हैं जिसके अंदर हम निश्चित भूभाग में रहने वाले उन लोगों की बात करते हैं जो संप्रभु हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है ये शब्द। इस आधार पर हम भारतीय राज्य भी कह सकते हैं, नेपाली राज्य की बात कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है ना। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल या उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फिर चौथा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, ठीक है ना। दोस्तों, औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव, डाउट का भाव, शक का भाव पैदा कर दिया था। और इसीलिए जो राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। इसीलिए बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में ही दोस्तों दिया गया है। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। एक खंड जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ दिया था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। फिलहाल यहाँ पर जो हमें कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, इसे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। सबसे पहला, समानता का अधिकार। दोस्तों, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। दोस्तों, रोजगार के मामले में राज्य किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में इसी किताब में हमें आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। समानता के अधिकार के बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने और जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है, ठीक है ना।
दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद में दोस्तों पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। इसको ध्यान से समझिएगा। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है दोस्तों जिसमें राज्य अधिकृत रूप से यानी ऑफिशियली किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी उसके लिए कोई एक धर्म अधिक मायने नहीं रखता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में ना और डीपली पढ़ने वाले हैं और विस्तार से। दोस्तों, अब हम इस बात को समझने लगे हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों जिनको हमने चुना है उनके ज़रिए साकार करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है। जिस तरह से उसी तरह से जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। दोस्तों, ऊपर अभी हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी हम इस बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करते। इस पुस्तक में बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में हम भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में लगातार सीखते चलेंगे। ठोस रूप से उनका अर्थ हमें समझ में आएगा। इन चित्रों को आप देख रहे हैं दोस्तों। इन तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हमें दस्तखत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख सकते हैं, है ना, जो अध्यक्ष थे। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। दाएं से बाएं क्रम में श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हुए हैं। दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्यों में से 11 मौलिक कर्तव्य भी है जिनका जिक्र हमें बताया गया है कि संविधान में है। अब दोस्तों, इस अध्याय में ना कुछ शब्द हमारे सामने आए हैं। इन शब्दों को हम थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मनमानापन। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ पर नियम तय नहीं किए गए हों, है ना, या जहाँ पर फैसलों का कोई भी आधार नहीं है, उसे ही कहा जा सकता है मनमाना। आदर्श का मतलब क्या होता है दोस्तों? आदर्श का मतलब है जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है ना, तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय दोस्तों 19वीं सदी में हुआ था, है ना, ये हमने इतिहास में पढ़ा है। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे और यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। दोस्तों, इसी वर्ष के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को हमने और अच्छी तरह से जाना है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। इसका आशय ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। इसके बाद संप्रभु। दोस्तों, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को ही संप्रभु कहा गया है, ठीक है। फिर है मानव व्यापार। दोस्तों,
राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीदी बिक्री होती है और उसको अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीदी फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैंने हर स्तर पर प्रयास किया है कि मैं आपको इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनसे रूबरू करवाऊं, परिचित करवा पाऊं। और जल्द ही दोस्तों मुलाकात होगी अगले अध्याय में भी, है ना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यह अध्याय समझ में आया हो, तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर साझा करें, शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे सब भी इस अध्याय को समझ पाएँ, इस वीडियो को देख पाएँ और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।